अब आगे। शिवराज ने तुरंत खुद को संभालते हुए अभिनंदन को हल्की सी घूर कर देखा। बकवास मत कर, हमें निकलना है। अभिनंदन हंसते हुए बोला, अरे भैया, अब प्यार की बातें भी छुपाओगे क्या? मान लो ना, भौजी का जादू चलने लगा है। शिवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो उसकी बातों को नजरअंदाज किया और तेजी से हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ गया। वहीं रूहानी अब भी हॉल में खड़ी थी। उसके कानों में मरीठा देवी के शब्द गूंज रहे थे, जल्द से जल्द खुशखबरी दो। उसका चेहरा फिर से लाल पड़ गया। उसने जल्दी से वहां से हटना चाहा, लेकिन जयवंती देवी की नजरों से बचना मुश्किल था। बहू, इधर आओ तनिक, जयवंती देवी ने प्यार भरी आवाज में कहा। रूहानी धीरे धीरे उनके पास पहुंची और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने स्वेटर बुनते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम अभी इस रिश्ते में नई हो, लेकिन कुछ बातें घर की बड़ी बहू को समझनी होती हैं। घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ तुम्हें अपने और शिवराज के रिश्ते पर भी ध्यान देना होगा। रूहानी की उंगलियां अपने पल्लू को कसकर पकड़ने लगीं। वह कुछ बोल नहीं पाई। और हाँ, जयवंती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिवराज का ख्याल रखना। वो ऊपर से सख्त दिखता है, लेकिन दिल से बहुत नरम है, बहुत प्यारा है हमारा शिव। रूहानी ने धीमे स्वर में जी कहा और वहां से किचन की ओर चली गई। पर अब उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके सामने बस शिवराज का चेहरा आ रहा था, जिसे सोच वो मंद मंद मुस्कुराते हुए काम कर रही थी। रूहानी दिन भर घर के कामों में लगी रही, लेकिन शिवराज के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। सब काम निपटा कर वो कमरे में आई। कमरे में शिवराज का एहसास था, जिसे महसूस करते ही रूहानी के गाल लाल हो गए। वो सुबह का एहसास पाकर खुद के चेहरे को हाथों में भर ली। रूहानी, क्या हो गया है तुझे? उन्हें पता चला तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? रूहानी, कंट्रोल ये सही नहीं है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए अपने कपड़े लेकर अलमारी रखने लगी। तभी अचानक एक पुरानी डायरी ऊपर के शेल्फ से गिर पड़ी। उसने झुककर डायरी उठाई। शिव की डायरी? उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैं इसे पढ़ूं? उसके अंदर एक हल्की उम्मीद थी, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया। शिव को पता चला तो वो गुस्सा हो गए। फिर खुद से ही कहीं, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूं, इतना तो हक हो सकता है। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में कुछ ऐसी बातें जिसे शिव ने लिखकर काट रखी थी, लेकिन फिर एक पेज पर उसकी नजर ठहर गई। पहली बार महसूस किया कि वह खास है। वह पहली बार इतनी करीब आई थी। उसका पल्ला जब मेरे हाथ में आया तो मैं कुछ पलों के लिए ठहर सा गया। पहली बार लगा कि उसके पास होने से दिल बेचैन हो चुका था। रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा और डर सताने लगा। आखिर कौन है वो? उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। जब उसने मुझे छुआ, आज पहली बार उसने अनजाने में मेरा हाथ पकड़ा। शायद उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे हुआ। वह छूकर हटी तो नहीं, लेकिन उस एक पल में मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ। रूहानी की उंगलियां कांपने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवराज ने कभी इन लम्हों को इतनी गहराई से महसूस किया था। उसने पन्ने पलटने जारी रखे। जब मैंने पहली बार उसकी खूबसूरती देखी, मैंने उसे पहले भी देखा था, लेकिन आज जब वह हल्की धूप में खड़ी थी तो पहली बार लगा कि मैं किसी को देखकर खो सकता हूँ। वह सादगी में भी सबसे अलग लगती है। उसकी आंखों में एक ऐसी दुनिया है जहां मैं खुद को डूबता हुआ महसूस करता हूँ। रूहानी के गाल गर्म हो गए। उसने अपने होठों को हल्के से भींचा और डायरी को सीने से लगा लिया। तो यह सब पहले से महसूस कर रहे थे आप? उसने खुद से कहा। क्या कर रही हो? उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। आवाज शिवराज की थी। वह दरवाजे पर खड़ा था, बाहें मोड़कर उसे देख रहा था। रूहानी पकड़ी गई। शिवराज की आवाज सुनते ही रूहानी के हाथ कांप गए और डायरी लगभग गिरते गिरते बची। उसने तेजी से उसे बंद किया और अपने पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन शिवराज की नजरें डायरी पर पड़ चुकी थीं। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा। रूहानी, तुमने हमारी डायरी पढ़ी? रूहानी ने घबरा कर सिर हिलाया। नहीं तो। शिवराज ने हल्का सा सिर झुकाया और उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, सच बताओ। रूहानी ने पलकें झुका ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वह धीरे से बुदबुदाई, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। शिवराज ने भौहें उठाई। मतलब पूरी पढ़ चुकी हो? रूहानी को समझ नहीं आया कि क्या कहे।
तभी शिवराज आगे हाथ बढ़ाया कि रूहानी डर से पीछे होने लगी। शिवराज उसके करीब आकर हल्के से डायरी ले लेता है। शिव ने कहा, सामने देखो। रूहानी दांतों तले होठों को दबा रही थी कि उसकी आवाज सुन गालों को फुलाए हुए उसे देखने लगी। वही शिव ने जब देखा तो उसका दिल कंट्रोल से बाहर जाने लगा। जी चाहा अभी जाकर उसे सीने से लगाकर उसके माथे को चूम ले। वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा आगे से मत पढ़ना, हमारी फाइल रह गई थी, वहीं लेने आए थे। कहते हुए वो अपनी फाइल लेकर बाहर जाते हुए कहा, रात को देर हो सकती है, खाना खाकर सो जाना। वही रूहानी सोच में पड़ गई कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गए। वो दांतों तले नाखून चबाने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों भला वो देखी। शाम का समय। हवेली में शाम के समय एक अलग ही हलचल थी। धर्मवीर ठाकुर खुद तैयारियों में लगे थे, लेकिन जयवंती देवी का चेहरा उतरा हुआ था। जरूरत क्या थी उन्हें बुलाने की? जयावती देवी गुस्से से, कहीं धर्मवीर ठाकुर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। माँ, हमारे भाई हैं और उनकी फैमिली है। जयवंती देवी ने तीखी नजरें डाली। हम अभी भी कह रहे हैं कि इन लोगों को मना कर दीजिए। धर्मवीर ठाकुर गहरी सांस लेकर बोले, माँ आप शांत रहिए। लेकिन जयवंती देवी का चेहरा अब भी कठोर था। सभी औरतें तैयारी कर चुके थे। रूहानी भी तैयारी में लगी थी, लेकिन रह रहकर शिव का ख्याल आ रहा था। तभी घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। आप लोग इस कहानी को इतना प्यार दीजिए कि मैं डेली 2 पार्ट अपलोड करूं, बाकी अभी तक किया भी है। अब आगे। गाड़ी रुकते ही महेंद्र ठाकुर बाहर निकले। पीछे पीछे उनकी पत्नी माधुरी और दोनों बच्चे करण और पायल भी उतरे। महेंद्र ने धर्मवीर ठाकुर को देखते ही हाथ जोड़कर कहा, कैसे हो बड़े भाई? धर्मवीर जी ने हल्की मुस्कान दी। ठीक हूं, तुम बताओ? माधुरी ने अंदर आते ही बोली, बताओ, बड़ी धूमधाम से शादी कर ली और हमें बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। जयवंती देवी जो पास ही बैठी थीं, तीखे स्वर में बोली, अच्छा ही हुआ जो तुम लोग नहीं आए, वरना शादी में अपशगुन हो जाता। महेंद्र के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। माधुरी के चेहरे पर गुस्सा भर आया। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? धर्मवीर जी ने माहौल संभालते हुए कहा, माँ घर आए, मेहमान से ऐसे मजाक करते हैं क्या? आप अंदर बैठिए, डॉक्टर ने आपको चलने से मना किया है ना? जयवंती देवी ने मुंह बनाते हुए कुर्सी की ओर कदम बढ़ा दिए। नौकर ने झट से उनके लिए पानी रखा। महेंद्र ठाकुर अपने परिवार के साथ हवेली में दाखिल होते ही नौकरों ने तुरंत उनका स्वागत किया। जयवंती देवी का मिजाज थोड़ा खराब था, लेकिन मेहमानों की मौजूदगी को अनदेखा नहीं कर सकती थी। हॉल में सभी मेहमान पहले से ही बिठा दिए गए थे। वीरेंद्र ठाकुर माहौल को सहज बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर जयवंती देवी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उन्हें ये मेहमान रास नहीं आ रहे। थोड़ी देर बाद रेखा रूहानी को बुलाते हुए कहा, बहू, मेहमानों के लिए चाय ले आओ, और हाँ, बड़ों के पैर भी छू लेना। रूहानी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी माँ। वह जल्दी से रसोई की ओर चली गई और चाय की ट्रे तैयार करने लगी। उसका दिल हल्की घबराहट से धड़क रहा था। थोड़ी देर में रूहानी चाय की ट्रे लेकर बैठक में वापस आई। सबसे पहले वह जयवंती देवी और धर्मवीर ठाकुर के पास गई, फिर महेंद्र ठाकुर और माधुरी के सामने चाय रखते हुए उनके पैर छूने लगी। जैसे ही उसने माधुरी के पैर छुए, माधुरी ने उसे सिर से पैर तक घूरते हुए तीखे लहजे में कहा, बहू तो सुंदर लाई हो, लेकिन संस्कार भी सिखाए हैं या नहीं? ये क्या बड़ों के सामने बिना घूंघट के चलती है? रूहानी ने तुरंत अपना पल्लू सिर पर खींच लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए बाकी मेहमानों को नाश्ता परोसना शुरू कर दिया। जयवंती देवी ने माधुरी की ओर नजर डालते हुए कहा, संस्कार की बात तो तुम मत करो माधुरी, खुद जेठ के सामने मुंह खोलकर ठूस रही हो, तनिक शर्म है। माधुरी को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। उसने धर्मवीर ठाकुर की ओर देखा, पर वे चुपचाप दूसरी ओर बैठे रहे। माधुरी जल्दी से मुंह ढकते हुए खाने लगी। तभी रूहानी नाश्ता परोसते समय अपनी कलाई पर एक अजीब सी स्पर्श महसूस करने लगी। उसने झट से पीछे देखा तो करण वहां खड़ा था। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे भाभी जी, अपने देवर से तो ठीक से मिल लीजिए। रूहानी के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। करण के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसका स्पर्श उसे असहज कर रहा था। रूहानी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और एक कदम पीछे हट गई।
करण ने धीमे स्वर में पूछा, भाग क्यों रही हो? भाभी जी, अपना सुंदर सा मुखड़ा तो दिक्कत दीजिए। सच, मैं भैया जी की चॉइस लाजवाब है। रूहानी ने जवाब दिए बिना तेजी से किचन की ओर रुख किया, लेकिन उसका मन अब भी उस स्पर्श और करण की नजर से भर गया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इधर शाम के समय सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी धर्मवीर ठाकुर के पास बैठते हुए महेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, शिवराज शादी के लिए कैसे मान गया? उसे तो शादी करने का कोई शौक नहीं था। धर्मवीर ठाकुर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही माधुरी बीच में बोल पड़ी, पक्का इस लड़की ने कुछ किया होगा, वरना हमारा भोला भाला शिवराज ऐसी वैसी लड़कियों से शादी नहीं करता, और शादी तो छोड़ो, शादी के नाम से ही भोकाल हो जाता था। महेंद्र ने माधुरी को हल्की घूरती नजरों से देखा, मानो उसे चुप रहने का इशारा कर रहे हों। रसोई में खड़ी रूहानी ने यह सब सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखें छलक आईं, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए। वह एक कोने में जाकर चुपचाप सिसकने लगी। तभी रेखा जी अंदर आई और उसे रोते देख चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस आंख में कुछ चला गया था। रेखा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा हम जानते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को दिल पर मत लो। उन्हें तो बस कहने की आदत है, कुछ दिन में वापस चले जाएंगे। रूहानी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हामी भरी, लेकिन उसका दर्द उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। इसी बीच बैठक में माहौल तब अचानक बदल गया जब शिवराज अंदर आया। उसकी सख्त आंखें सीधे माधुरी पर टिक गईं। वह बिना किसी भाव के सख्त आवाज में बोला, वो हमारी पत्नी है और इस घर में जितना हक हमारा है उतना ही उनका भी, तो आगे कुछ भी कहने से पहले सोचिएगा जरूर। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। माधुरी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि शिवराज इस तरह खुलकर अपनी पत्नी का पक्ष लेगा। रूहानी, जो अभी भी रसोई में थी, यह सब सुनकर बस एक टक शिवराज को निहारने लगी। शिवराज की नजरें रूहानी को खोज रही थीं। उसकी आंखों में वह बेचैनी थी जो वह किसी को दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन जब से वह घर में आया था, रूहानी की भीगी आंखें उसके दिमाग में घूम रही थीं। वो सीधा किचन की ओर बढ़ गया। रूहानी, जो अपने आंसू पोंछने में लगी थी, जैसे ही उसे अंदर आते देखा तो घबरा गई। वह जल्दी से पीछे मुड़ी और अपने आंचल से चेहरे को साफ करने लगी। रेखा जी, जो वहीं खड़ी थीं, वो मुस्कुराईं। वह सब समझ रही थी। प्यार को किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। उन्होंने शिवराज की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम जरा देख कर आते हैं, और वहां से चली गईं। अब किचन में बस रूहानी और शिवराज थे। रूहानी ने घबराहट में खुद को संभालते हुए कहा, आपको कुछ चाहिए? मैं दे देती हूँ। शिवराज ने उसे गहरी नजरों से देखा और ठहरते हुए कहा, एक गिलास पानी। रूहानी ने सिर झुकाकर जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया। शिवराज ने गिलास पकड़ा, लेकिन उसे खुद पीने के बजाय धीरे धीरे उसे रूहानी के होठों की ओर बढ़ा दिया। रूहानी की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर शिवराज को देखा, लेकिन इस बार उसने नजरें झुकाई नहीं, बल्कि बेबसी से उसे देखने लगी। शिवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की सख्ती से कहा, पियो। रूहानी ने धीरे से एक घूंट लिया। शिवराज ने बिना उसकी आंखों से नजर हटाए उसी गिलास से पानी पी लिया और साइड में रख दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और रूहानी के चेहरे को हल्के से अपनी हथेली में भर लिया। इन आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, आगे से हमें कभी इनमें आंसू नहीं दिखने चाहिए। यह कहते हुए वह धीरे धीरे झुका और उसके माथे पर एक हल्का लेकिन गहरा चूहन छोड़ दिया। रूहानी सिहर उठी। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थीं। जैसे ही शिवराज ने उसके माथे को छुआ, रूहानी की सांसें रुक सी गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इसी बीच हवेली के गलियारे में किसी के कदमों की आहट गूंज उठी। शिवराज, कंटिन्यू। अब आगे। प्रयाग जी रसोई के बाहर ही रुके। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, रेखा जी ने जल्दी से उनके सामने आकर रास्ता रोक लिया। जी बहू भी अंदर है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा।
मानो किसी को सुनाई न दे। प्रयाग जी ने हल्की त्योरी छटाई और गहरी सांस लेते हुए बोले, शिव को बाहर भेजो, क्या सोचेंगे लोग, और तुम जल्दी से खाना लगवाओ। इतना कहकर वे मुड़कर चले गए और रेखा जी ने राहत की सांस ली। वे जानती थीं कि प्रयाग जी पुराने ख्यालों के आदमी हैं और उनके सामने बहू बेटे का इस तरह साथ होना शायद उन्हें पसंद न आता। उन्होंने जल्दी से कहा, जी, और फिर रसोई की ओर बढ़ गईं। अंदर शिवराज अब भी खड़ा था, उसकी नजरें कहीं और अटकी थीं। शिव, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, रेखा जी ने हल्के से कहा। शिवराज ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस एक ठीक है कहा और सीधे बाहर चला गया। रेखा जी उसे जाते हुए देखती रहीं, फिर धीरे से रसोई में कदम रखा। उनकी नजरें सीधे रूहानी पर गईं, जो अब पहले जैसी सहमी हुई नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो किसी ने उसे नए विश्वास से भर दिया हो। रेखा जी हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और उसकी सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। सब ठीक है ना बहू? रूहानी ने जल्दी से सिर हिलाया। रेखा जी ने प्यार भरी आवाज में कहा, देखो, रिश्तों को समय दो और खुद को भी। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस की जाती हैं। रूहानी उन्हें देखने लगी। हम जानते हैं हमारे शिव के लिए दुनिया क्या कहती है, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं, अपने दिल की सुनो, रेखा जी ने कहा तो रूहानी के चेहरे के सामने मासूम सा उसका शिव आ गया। उसके हाथ अचानक उसकी आंखों पर चले गए। रेखा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा दुनिया के लिए जैसा भी हो, अपने परिवार पर कभी आंच आने नहीं देता। रूहानी ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि जैसे उसकी सास सिर्फ उसकी सास नहीं, बल्कि उसकी माँ भी है। रेखा जी ने प्यार से कहा, चलो खाना लगवाने में मदद करो। इस घर का नियम था, खाना घर के लोग ही बनाएंगे और घर के लोग ही परोसेंगे। रूहानी ने जल्दी से खुद को संभाला और काम में लग गई, लेकिन उसका मन अब भी वहीं अटका था। शिवराज की आंखों में, उसके स्पर्श में, उसके कहे उन शब्दों में, इन आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। दूसरी ओर शिवराज ने खुद को शांत करते हुए हॉल में कदम रखा। प्रयाग जी ने उससे बैठने का इशारा किया। शिव, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी की एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी रख लें। आखिर घर के बाकी लोग भी तो तुम्हारी दुल्हन से मिलना चाहेंगे। शिवराज ने एक पल सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, जो ठीक लगे कर लीजिए पापा। महेंद्र और माधुरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन करण की नजरें कुछ और ही बयान कर रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान थी। शिवराज ने अपनी गहरी आंखों से हॉल में एक नजर डाली, फिर उठते हुए गंभीर स्वर में बोले, हमें कुछ जरूरी काम है, हम कमरे में जा रहे हैं। रूहानी, जो अभी अभी बाकी सदस्यों को खाना परोस रही थी, अचानक ठिठक गई। उसने थोड़ा आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, शिव, खाना तो खा लीजिए। उसकी आवाज में एक मासूम सी थी, लेकिन इससे पहले कि शिवराज कुछ कहते, माधुरी बीच में बोल पड़ी। उनके होठों पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान थी। हद है, छोटा मुंह और बड़ी बात। ये आजकल की लड़कियों को जरा भी तहजीब नहीं दी जाती। पति का नाम इस तरह सबके सामने लेना क्या शोभा देता है? रूहानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबरा गई और एक पल के लिए उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, शिवराज की ठंडी लेकिन सख्त आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हमने ही इन्हें कहा है किसी को दिक्कत। शिवराज की आवाज में इतनी कठोरता थी कि माधुरी अचानक चुप हो गईं। उनकी आंखों में हल्की असहजता झलक उठी, लेकिन अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। शिवराज ने एक बार फिर से रूहानी को देखा, जो अब सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखें बता रही थीं कि वह अंदर ही अंदर खुद को छोटा महसूस कर रही थी, लेकिन शिवराज को यह मंजूर नहीं था। हम कमरे में जा रहे हैं, उन्होंने दोबारा कहा, इस बार अपनी नजरें रूहानी पर टिकाते हुए। रूहानी ने सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ किसी जवाब के लिए नहीं खुले। शिवराज बिना किसी और की परवाह किए सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रूहानी बार बार वही बातें सोच रही थी। एक अजीब सी गर्माहट उसके दिल को छू रही थी। इतने दिनों से वह जिस हक की उम्मीद कर रही थी, आज पहली बार उसने उसे महसूस किया था। शिवराज का यूं उसके लिए खड़ा होना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही शिवराज है जो हमेशा खुद को सबसे दूर रखता था। भाभी जरा दाल देना,
करण की आवाज ने उसे उसकी दुनिया से खींचकर वापस हॉल में लापटका। रूहानी ने झट से दाल की कटोरी उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन तभी करण का हाथ जानबूझकर उसके हाथ से टकरा गया। कटोरी हल्के से कांपी, लेकिन रूहानी ने किसी तरह खुद को संभाल लिया। अरे थोड़ा और देना, करण ने फिर कहा, और इस बार जब रूहानी कटोरी आगे बढ़ाने लगी तो उसकी नजरें करण की आंखों से टकराईं। वहां एक अजीब सा भाव था, एक ऐसा एहसास जिससे वह बचना चाहती थी। करण की आंखों में जो कुछ भी था वह उसे असहज कर रहा था। उसने जल्दी से कटोरी उसकी ओर बढ़ा दी और नजरें झुका ली, लेकिन करण यहीं रुकने वाला नहीं था। वह बार बार किसी न किसी बहाने उसे बुला रहा था। कभी पानी मांगता, कभी रोटी, और हर बार वह कुछ इस तरह हाथ बढ़ाता कि अनजाने में उसका स्पर्श हो जाए। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की। बहू, अचानक रेखा जी की आवाज आई। रूहानी ने उनकी ओर देखा। तुम खाना लेकर कमरे में चली जाओ, रेखा जी ने आवाज में कहा। शिव को भी खिला देना और तुम भी वहीं खा लेना। रूहानी को लगा जैसे उसकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। उसने बिना कुछ कहे तुरंत थालियां उठाईं और रसोई की ओर बढ़ गई। करण ने हल्का सा तिरछा मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रूहानी ने जल्दी से खाना परोसा और थाली लेकर कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कदम तेज थे, मानो शिव से सालों से ना मिली हो। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने हल्के हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो कमरे में अंधेरा था। यह देख वो घबराकर आगे बढ़ी कि अचानक किसी के सीने से टकरा गई प्लेट हाथ से छूटता, लेकिन सामने खड़े शख्स ने दोनों को बहुत बखूबी से अपनी बाहों में संभाल लिया था। थाली एक तरफ रख दी। ये हम बार बार टकरा कैसे जाते हैं? रूहानी धीरे से बुदबुदाई और एक टक बस देखने लगी। वही शिवराज हल्के से मुस्कुराया। अंधेरे कमरे में केवल उनके बीच की हल्की धड़कनें गूंज रही थीं। रूहानी की सांसें तेज हो रही थीं और शिवराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रूहानी को तुरंत अपनी ही कही बात याद आई और उसका चेहरा झट से गर्म हो गया। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शिवराज की मजबूत बाहों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। कुछ नहीं, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। शिवराज ने उसकी आंखों में झांकने लगा। रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा मतलब, वह कुछ भी बोल नहीं पाई। शिवराज हल्का सा झुका, उसके चेहरे के बेहद करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हमने कहा था ना, जब भी गिरना हमें बता देना, हम हैं ना संभालने के लिए। रूहानी की आंखें बड़ी हो गईं। कमरे में हल्का सा चांदनी का उजाला था जो खिड़की से छनकर आ रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि शायद शिवराज भी सुन सकता था। शिव, आप, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अगले ही पल शिवराज ने हल्के से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां धीरे से उसके गालों को छू रही थीं। रूहानी की पलकें अपने आप झुक गईं। शिवराज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की, उसे अपने और करीब किया। उनकी सांसें अब एक दूसरे में घुलने लगी थीं। शिव, रूहानी ने हल्के से कहा। उसकी आवाज कंपा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, शिवराज ने उसके माथे पर अपने होंठ टिका दिए। रूहानी की आंखों से हल्के आंसू छलक गए, लेकिन ये आंसू किसी दर्द के नहीं थे। ये उस एहसास के थे जिसे उसने हमेशा चाहा था। शिवराज ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर किया, उसकी आंखों में देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। शिवराज ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, हमने मना किया था ना, फिर क्यों आए ये आंसू? रूहानी ने पलकें झुका ली, लेकिन उसकी तेज होती सांसें सब कुछ बयान कर रही थीं। रूहानी ने तुरंत पीछे खींचना चाहा, लेकिन शिवराज की पकड़ मजबूत थी। उसने उसे धीरे से अपनी ओर बाहों में खींचा और सोफे पर बैठाया। फिर एक पल में उठकर उसने कमरे की लाइट जला दी। हल्की पीली रोशनी ने कमरे का माहौल और भी गहरा कर दिया। शिवराज ने रूहानी को गौर से देखा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और आंखों में एक अलग सा भाव था। उसकी नजरें बस झुकाई हुई थीं और एक अनकही सी मोहब्बत का आगाज। चलो, अब पहले खाना खाते हैं। रूहानी ने सिर हिलाया और धीरे से उठने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका पल्लू सोफे के किनारे उलझ गई थी। वह संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि शिवराज ने झट से उसे पकड़ लिया
लेकिन रूहानी का पल्ला पूरा शिव के चेहरे पर जा गिरा। एक पल के लिए रूहानी की पलकें बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल वो पल्लू को संभालने के लिए झुकी कि शिव का सिर उसके कंधे से जा लगा। इसी बीच दोनों की सांसें थम गईं। रूहानी को अपने सीने पर शिव की सांसें महसूस होने लगी। वो बढ़ती सांसों को संभाल नहीं पा रही थी। शिव की सांसें बढ़ चुकी थीं, लेकिन अगले ही पल वो उसके पल्लू को पकड़ सिर से हटाया और उसे उड़ाते हुए कहा, हम अभी आए, और बाथरूम की ओर बढ़ गया। वही रूहानी खुद के लाल चेहरे को हाथों में भरकर खुद को कोस रही थी। कैसा लगा दोनों का अनकहा मोहब्बत का